हेलो एवरीवन। क्लास प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। वो क्या होते हैं उनके बारे में जाना, उनके बीच का डिफरेंस जाना कि क्लिनिकल में और नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। उसके बाद अब हम लोग उसी टॉपिक को, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में ही एक टॉपिक आता है आपका क्यूसी या फिर क्वालिटी कंट्रोल की। अगर मान लीजिए हम क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी लेबोरेटरी रिपोर्ट हमको देनी है या कोई भी ऐसा एनालिसिस हम कर रहे हैं, मान लीजिए नॉर्मल ग्लूकोज का ही कर रहे हैं टेस्ट परफॉर्म, तो आप क्या वो तरीका है जिससे आपको समझ में आएगा कि वो जो हमारी रिपोर्ट है वो करेक्ट है, वो जो है डिस्पैच होने के लिए रेडी है, उस रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं उनको हम कैसे ओवरकम करेंगे। अगर कोई गलती हो रही है तो हम कैसे पता करेंगे कि हाँ इसमें कोई फॉल्ट हुई है या कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसको देखने का जो तरीका है वो क्वालिटी कंट्रोल डिसाइड करता है। क्वालिटी कंट्रोल में हम समझ पाते हैं कि जो प्रॉब्लम है या जो टेस्ट रिज़ल्ट में दिक्कत आ रही है वो कहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये आपका एज अ क्वालिटी कंट्रोल काम करता है और इसमें किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा जो है एनालिटिकल वैल्यू जिसकी मदद से हम लैब में होने वाली टेस्ट की रिज़ल्ट को समझ सकते हैं कि वो कितना एक्यूरेट है, कितना रिलायबल है, रिप्रोड्यूसिबल है या क्या उसकी क्वालिटी है। इसको पता करने का तरीका होता है क्वालिटी कंट्रोल। मान लीजिए आपके पास टेस्ट आया, आपने किसी मशीन पे टेस्ट परफॉर्म किया। अब मशीन तो मशीन ही है, वो कोई इंसान नहीं है, उसको नहीं पता कि किस तरह से रिपोर्ट देना है, क्या उसके पास जो वैल्यू आया उसने दिया मान लीजिए। पर कभी कभी मशीन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो एग्जैक्ट वैल्यू को प्रोड्यूस नहीं कर पाया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि हम एनालाइज करके देखेंगे कि वो कहाँ पर वो वैल्यू लैग कर रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जिसमें दो टाइप के इसके टाइप्स होते हैं, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो दोनों को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, जब लैब के अंदर ही एनालिसिस हो जाए, यानी कोई भी जो है अथॉरिटी है वो आपको एक नोन ओरिजिन का सैंपल दे दे, आप उसको परफॉर्म करके देख लें। आपको पता है, मान लीजिए उसने एक ब्लड का सैंपल दे दिया और आपको हीमोग्लोबिन की वैल्यू बता कर रख दी कि इस सैंपल में इस हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो 11.5 है। ठीक है, अब जब आप सैंपल लगाएंगे, अगर वैल्यू 11.5 आई, क्योंकि वो पहले से नोन है, वो कोई पेशेंट का सैंपल तो है नहीं जो हमें नहीं पता उसकी कितनी वैल्यू, आपको पहले से ही पता रहेगा कि 11.5 है। अब आप लगाएंगे, अगर आपकी मशीन ढंग से काम कर रही होगी तो क्या होगा कि 11.5 वैल्यू आ जाएगी। अगर आपकी मशीन में कोई गड़बड़ी है, वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है, तो क्या हो जाएगा कि वैल्यू गड़बड़ होकर के आएगी, बढ़ कर के आएगी या घट कर के आएगी। तो आप उससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हाँ इस जो है मशीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम मशीन में हो, प्रॉब्लम मिक्सिंग में हो, ये प्रॉब्लम बफर में हो, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, वो आपको पता करना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि हाँ इस टेस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
ठीक है। इसी तरह से दूसरा होता है एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट। जैसे हमने इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल देखा, उसी तरह दूसरा होता है एक्सटर्नल। इसको कैसे करेंगे? इसको एसेस करने का तरीका जो है वो कैसे है कि जब हम कोई ऐसा सैंपल ले लेते हैं, अपनी लैब में टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उसका रिज़ल्ट निकाल लेंगे, और फिर वही रिज़ल्ट और वही सैंपल हम किसी दूसरी लैबोरेटरी में भेजते हैं, वो भी उसका सैंपल निकाल करके रिज़ल्ट तैयार करेगा। फिर इसी तरह से हम तीसरी लैब में भेजेंगे, फिर चौथी लैब में भेजेंगे। तो इस तरीके से जब हम भेजते रहेंगे तो क्या होगा कि अलग अलग लैब्स में अलग अलग रिपोर्ट्स अगर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यानी क्योंकि सैंपल एक ही है तो रिपोर्ट भी सबकी सेम ही आनी चाहिए, रिपोर्ट में वेरिएशन नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर रिपोर्ट में वेरिएशन आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि उस रिपोर्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है उस मशीन में। अब जैसे मान लो 4 लैब में हम लोगों ने भेजा, जिसमें 3 की रिपोर्ट तो एकदम सही आई, एकदम अच्छी आई, और 1 की गड़बड़ आई। तो जिसकी गड़बड़ आएगी हम समझ लेंगे कि हाँ, उसी की रिपोर्ट में, उसी की मशीन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबके में नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ उसी की मशीन में है। तो इससे हमको, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट में मशीन गड़बड़ है और किस लैब की मशीन रिलायबल है, किस लैब की मशीन रिलायबल नहीं है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों ये सब कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल हमको करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इसकी इम्पोर्टेंस है, ये एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है, एनालिटिकल एरर्स को डिटेक्ट करता है, और पेशेंट्स की रिपोर्ट्स की रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, इस तरह से वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? एक प्लान्ड सिस्टम है हाई क्वालिटी लैब सर्विस को एसेस करने के लिए, हाई क्वालिटी लेबोरेटरी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। लेबोरेटरी रिपोर्ट्स की क्वालिटी इंक्रीज़ हो रही हो, इसका इंश्योरेंस करने के लिए ये होता है। ठीक है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? देखिए, जिस तरह क्वालिटी कंट्रोल था, हम उसको कंट्रोल कर रहे थे कि कितना अमाउंट ऑफ एरर आ रहा है, किसकी लैब में एरर आ रहा है, वो सब हमने देखा। एश्योरेंस का मतलब होता है क्वालिटी को एश्योर करना, यानी प्लान करना किसी भी सिस्टम को, हाई क्वालिटी लेबोरेटरी सर्विसेज को। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा? स्टाफ की ट्रेनिंग करवाना, स्टाफ को प्रॉपर ट्रेन करना, इक्विपमेंट का टाइम टाइम पर कैलिब्रेशन करना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना, क्वालिटी कंट्रोल रोज़ के रोज़, डेली के डेली परफॉर्म करना, सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके रखना, और टाइम टाइम पर ऑडिट्स करवाना, ऑडिट्स परफॉर्म करवाना। ये सारी चीज़ें होती हैं क्वालिटी एश्योरेंस की। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट इज़ रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू क्या होता है? रेफरेंस वैल्यू एक लैबोरेटरी की नॉर्मल रेंज होती है जो कि हेल्दी इंडिविजुअल से आई होती है। जैसे आपने किसी भी की रिपोर्ट देखी होगी, आप तो अब इस लाइन में आए हैं, इस मेडिकल फील्ड में आए हैं, लैबोरेटरी कोर्स आपने चूज़ किया है, तो आपने लैब रिपोर्ट तो कभी ना कभी किसी न किसी की देखी होगी। उसमें आप क्या देखते हैं, क्या पाते हैं कि वो जो रिपोर्ट आया है, जो रिज़ल्ट आया टेस्ट का,
वो लिखा रहेगा, उसके साइड में ही एक रेफरेंस रेंज लिखा होगा, जो कि एक हेल्दी इंडिविजुअल का रेफरेंस रेंज होता है। ठीक है, जैसे ब्लड ग्लूकोज की फास्टिंग जो रेंज होती है वो होती है 70 to 99। सीरम यूरिया की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 10 to 45 या 15 to 40, ठीक है, mg/dl। सीरम क्राटिनिन की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6 to 1.2 mg/dl। कोलेस्ट्रॉल की होती है लेस देन 200। तो ये क्या है, ये नॉर्मल रेंज है। और अगर आपको नॉर्मल रेंज ही नहीं पता रहेंगी तो आप किसी भी पेशेंट की जो रिपोर्ट आई आप कैसे समझेंगे कि इसमें ये चीज़ बढ़ी है या घटी है। अब मान लीजिए किसी का क्रेटिनिन 7.0 आया। जब आपको पता है कि नॉर्मल क्रेटिनिन का रेंज होता ही है 0.5 से 1.5, तो अब ये 7 आ रहा है, इसका मतलब ये बढ़ा है। तो आपको एटलीस्ट उसकी रेफरेंस रेंज पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब मैं आपको इंट्रोडक्शन में इसीलिए बता रही हूँ। जैसे ही हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे क्लासेस, वैसे तुरंत ही हम एक एक टेस्ट पढ़ेंगे, एक एक टेस्ट का प्रोसीजर पढ़ेंगे, एक एक टेस्ट की नॉर्मल रेंज पढ़ेंगे। बट यहाँ पर आपको बताने का पर्पस बस इतना ही है कि आपको रेफरेंस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। सो इस तरीके से हम लोग रेफरेंस वैल्यूज़ को देखते हैं, और जो नॉर्मल सैंपल में जो रिज़ल्ट आता है उसको रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर करके हम डिज़ीज़ को कंफर्म करते हैं, डिज़ीज़ का पता लगाते हैं। तो ये है आपका तरीका। ठीक है, एक और इसके इंट्रोडक्शन क्लास में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, which is sources of error in clinical biochemistry। यानी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जो एरर्स आते हैं, रिपोर्ट में आ सकते हैं या आने के चांसेस हैं, वो कितने टाइप के होते हैं और क्या रीज़न्स हैं उन एरर्स को आने की। ठीक है, एरर्स कौन कौन रीजन्स की वजह से आ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सोर्सेज ऑफ एरर इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एरर्स। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? प्री एनालिटिकल एरर्स, एनालिटिकल एरर्स एंड पोस्ट एनालिटिकल एरर्स। ठीक है, 3 टाइप के एरर्स यहाँ पर देखे जाते हैं। तो इन तीनों में से अगर हम बात करते हैं एक एक करके डिस्कस करने की, तो देखो इनके नाम में ही इनकी पूरी कहानी छुपी हुई है। इससे हमें पता चल जाएगा कि इनका क्या मतलब है। प्री एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस करने से पहले। अब एनालिसिस क्या है? एनालिसिस वो प्रोसीजर है, वो मेथड है जिसके थ्रू हम लैब की रिपोर्ट्स को देखते हैं, लैब के एनालिसिस करके उस प्रोसीजर के थ्रू हम रिज़ल्ट निकालते हैं। मशीन से निकालें या मैनुअली करें, सेमी ऑटोमेटेड मशीन की हेल्प से निकालें या फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन की हेल्प से निकालें, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है, एनालिसिस का मतलब यही है कि आप रिज़ल्ट निकाल रहे हो किसी भी टेस्ट का। अब रिज़ल्ट निकालते टाइम जो गड़बड़ी हो सकती है उस मशीन के थ्रू या आपके थ्रू, क्योंकि देखो फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन में पूरा काम मशीन करती है, सेमी ऑटोमेटेड में आधा काम मशीन करती है, आधा काम ह्यूमन बीइंग करता है, यानी हम लोग करेंगे। ठीक है, और मैनुअल में सारा का सारा एनालिसिस हमें ही करना पड़ेगा। मशीन्स का यूज़ बिल्कुल ना के बराबर होगा, थोड़ा सा होगा या फिर बहुत ही नहीं होगा। तो ये है। तो
तो 3 टाइप के हैं। तो एनालिसिस जब भी कर रहे होंगे हम किसी भी मशीन में करें, उस टाइम जो एरर होगी वो एनालिटिकल में आएगी, एनालिटिकल एरर्स के अंदर में रखी जाएगी। एनालिसिस करने से पहले जो एरर हो रही है, यानी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं हम, उसके पहले ही तमाम सारी चीज़ें होती हैं, सैंपल कलेक्ट करना, उसको आइडेंटिफाई करना। अब मान लो कलेक्ट करते टाइम ही किसी में प्रॉब्लम आ गई, कलेक्ट ही नहीं कर पा रहा है वो ढंग से, तो उस टाइम जो एरर आएगी वो कौन सी एरर आएगी, वो आपकी प्री एनालिटिकल आएगी। क्योंकि प्री का मतलब होता है पहले, एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस, यानी एनालिसिस के पहले होने वाली एरर। उसके बाद आता है आपका पोस्ट एनालिटिकल एरर, यानी एनालिसिस करने के बाद जो एरर आ सकती है। अब एनालिसिस करने के बाद आप क्या करते हो, आप रिपोर्ट डिस्पैच करते हो, रिपोर्ट्स आप बनाते हो, डाटा एंट्री करते हो। अगर इस टाइम पर कोई भी एरर हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसको क्या नाम देंगे, उसको आप नाम देंगे पोस्ट एनालिटिकल एरर्स। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में अब हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है। इसके पहले कि हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करें, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, एंड इसकी कोर्स की जो कंप्लीट फ़ीस है वो 25,000 है। तो अगर आपको ज़रूरत है कि आप प्रैक्टिस करें या अपने मेडिकल स्टोर को क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल एक अथॉरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कि हमारी स्क्रीन पर दिया गया है। नेक्स्ट हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्री एनालिटिकल एरर्स के बारे में। प्री एनालिटिकल एरर क्या होते हैं, जो एरर एनालिसिस होने के पहले कंटेन कर रहे हूँ वो। ठीक है, इसमें आपका रॉन्ग पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, मान लीजिए आपने सैंपल, पहली चीज़ तो एक तो यही एरर हो सकती है कि अगर आप इम्प्रॉपर टाइप का सैंपल कलेक्शन करते हैं, सैंपल कलेक्शन को आप प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो वो एक तरीका होता है एरर का। आप सैंपल कैसे नहीं प्रॉपर कलेक्ट करेंगे, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। इसमें या तो मान लीजिए आपको EDTA वायल में सैंपल कलेक्ट करना था और आपने प्लेन वायल में कर लिया, या आपको प्लेन वायल में करना था, आपने सिट्रेट वायल में सैंपल कलेक्ट कर लिया। यानी आप एग्जैक्ट अपने उस वायल में जिसमें आपको कनेक्ट करना था उसमें आपने नहीं करके किसी दूसरी ही वायल पे कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, सोर्स ऑफ एरर। या फिर आपने जो वेन पंचर की है वो उसमें हेमरेज हो गया, बहुत ज़्यादा RBC टूट गया, आपने रॉन्ग बोर साइज़ यूज़ कर लिया। बहुत छोटे बोर साइज़ अगर होता है नीडल का, उससे भी RBC ब्रेक डाउन होती है। तो ऐसे कई सारे टाइप ऑफ
एरर्स हो सकते हैं वाइल कलेक्टिंग द सैंपल कलेक्ट करते टाइम, तो इनको आप सुधार सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि प्री एनालिटिकल एरर्स कम पड़ जाएंगी या उनमें जो है कमी आएगी एरर्स में, ठीक है। या फिर एक दूसरा हो सकता है कि आपने सैंपल तो अच्छे से कलेक्ट किया, आपने सैंपल सही वायल में कलेक्ट किया, लेकिन रॉन्ग पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन कर दिया। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने पूरा नाम ही नहीं भरा, अब आपने एक नाम डाल दिया। एक नाम के बहुत से जो है पेशेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं, तो आपको पूरा उसका फुल नेम, उसकी एज, उसकी जेंडर, वो डेट, किस डेट में आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, और आप अप्रॉक्सीमेटली उन चीज़ों के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं जो टेस्ट लगने हों। तो इससे क्या होता है, पहचानने में आसानी होती है। या कभी कभी ऐसा हो जाता है, दो लोग साथ में बोल रहे होते हैं सैंपल कलेक्ट करो, और वो साथ में बोल रहे हैं, एकदम चुप ही नहीं हो रहे हैं। तो आपने क्या किया कि दो सैंपल हैं तो आपने किसी एक का दूसरे में नाम डाल दिया, दूसरे का तीसरे में, ऐसे में भी एरर होगी। हीमोलाइसिस एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक इफ़ेक्ट होता है जो कि सैंपल कलेक्ट करते टाइम दिखाई देता है। रॉन्ग प्रोसीजर ऑफ कलेक्शन हीमोलाइज कॉज करा सकता है। हीमोलाइसिस का मतलब क्या है, पहले यही समझ लेते हैं। हीमोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसीज़ का टूटना बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो जब भी आरबीसी बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होगी, बहुत ज़्यादा टूटेगी, तो सैंपल क्या होगा, आप उसको एक सही रिज़ल्ट कभी नहीं दे पाएंगे। आरबीसी बहुत ज़्यादा टूट रहा है, आप एग्जैक्टली करेक्ट रिज़ल्ट नहीं दे पाओगे, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने सीबीसी किया, सीबीसी में एक पैरामीटर होता है आरबीसी का कि आरबीसी कितना नंबर में है। तो आरबीसी जब टूट ही चुकी है तो आप इसका एग्जैक्ट नंबर कैसे बता पाओगे, है ना। तो ये तरीका हो सकता है। डिले इन ट्रांसपोर्ट, सैंपल ट्रांसपोर्ट होना हो और उसको ट्रांसपोर्ट करने में, अब जैसे इसका एक एग्जांपल हो सकता है सीएसएफ एनालिसिस, सीमेन एनालिसिस, ये सब बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, रूटीन टेस्ट होते हैं, और इनकी एक टाइमिंग है। सीएसएफ एनालिसिस की एक एग्जैक्ट टाइमिंग है कि उसको हर हाल में कुछ भी हो 1 घंटे के अंदर उसका रिपोर्ट देना है, उसका टेस्ट परफॉर्म करना है। क्योंकि जैसे ही डिले होगा उसकी सेल्स मरना स्टार्ट हो जाएंगी सीएसएफ की। तो सीएसएफ के लिए रूल है कि 1 घंटे में टेस्ट परफॉर्म करना है। अब मान लीजिए सीएसएफ सैंपल कलेक्ट हुआ और पहुंचाने में देर हो गई, तो अब क्योंकि सीएसएफ को कलेक्ट करना अपने आप में ही बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, आपने कलेक्ट किया और सैंपल ले जाने में देरी हो गई, तो वो भी प्री एनालिटिकल एरर्स में आएगा। इसकी आप जब एनालिसिस करोगे तो एकदम पक्का अच्छा सा रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा होता है एनालिटिकल एरर्स। एनालिटिकल एरर्स क्या होता है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि गलत मशीन, वो मशीन ही गड़बड़ करी, वो मशीन में ही प्रॉब्लम, तो क्या हो जाएगा, फॉल्टी रिज़ल्ट देगा, मशीन में ही प्रॉब्लम। इनकरेक्ट रिएजेंट प्रिपरेशन, आपने मशीन को जो रिएजेंट दिया है, जो रिएजेंट पिलाया है, वो इनकरेक्ट है, वो या तो करेक्ट मेज़रमेंट के साथ प्रिपेयर नहीं हुआ है, या तो वो रिएजेंट एक्सपायर्ड है, या तो वो रिएजेंट ही गलत है, आपने गलती से गलत रिएजेंट चूज़ कर लिया। वो सब चीज़ें क्या दर्शाती हैं, वो सारी ही चीज़ें आपके एनालिसिस को गलत साबित कर सकती हैं। पिपटिंग एरर्स आर मोर कॉमन दीज डेज़, बहुत ज़्यादा पिपटिंग एरर्स होते हैं। नए नए सीखने वाले बच्चे होते हैं तो उनको पूरी तरीके से अच्छे से पिपटिंग करना नहीं आता, तो वो लोग बहुत ही गलत रिज़ल्ट जो है दे सकते हैं। तो ये सब एनालिटिकल एरर्स का मेथड होता है। अगला है पोस्ट, जो कि लास्ट है। पोस्ट एनालिटिकल एरर्स वो क्या होते हैं, एरर्स हो रहे हैं लेकिन एनालिसिस हो गई,
पहले कोई एरर नहीं थी, एनालिसिस हो गई, कोई एरर नहीं थी, लेकिन अब जब रिपोर्ट देने की बात आई तब एरर हो गई। कैसे? इनकरेक्ट सर्कुलेशन कैलकुलेशन, जो वैल्यू हम लोग देते हैं, जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो गड़बड़ हो गई, वो इनकरेक्ट हो गई, या फिर रिपोर्टिंग मिस्टेक हो गई। मिस्टेक रिपोर्ट करते टाइम होना, गलत पेशेंट का नाम चढ़ जाना, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। डाटा एंट्री को लेकर के मिस्टेक हो जाना, जो हम डाटा एंट्री, क्योंकि ये सारे कंप्यूटर के काम हैं, तो इसको वो उसी को करना चाहिए, उसी इंडिविजुअल को करना चाहिए जो प्रॉपर उस चीज़ के लिए जो है वैलिड है और जिसको एक्सपीरियंस है, क्योंकि रिपोर्ट डिस्पैच करना इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। गलती हो सकती है, तो इस गलती को, इस मिस्टेक को बचाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द टाइप ऑफ errors in biochemistry, in basically clinical biochemistry, ओके। और इन एरर्स को हम सही कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये आपके इंट्रोडक्शन के बिहाफ पर मैंने 2 लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, हम इसमें क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे एरर्स हो सकते हैं और कैसे हमको उन एरर्स को जो है कंट्रोल करना है कि वो ना होने पाए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।